सोचे कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत की और रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन मतलब आपकी मेहनत की कमाई की ताकत हर साल कम होती जाए। महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही हो। ये एक ऐसी चिंता है जिससे देश के लाखों रिटायर्ड लोग हर रोज जूझते हैं। सही बात है। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐसे ही जबरदस्त फैसले की गहरी पड़ताल करेंगे जिसने बैंक पेंशनर्स के हक की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। जी। ये फैसला 10 अप्रैल 2024 को आया और इसने कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक और अदालती फैसला कहना शायद इसके साथ नाइंसाफी होगी। हाँ। इसे प्रगतिशील और सेवानिवृत्त समर्थक जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है और आज हम यही समझेंगे कि क्यों। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद क्या है? हमारा मकसद उन 3 बड़े कानूनी सवालों को खंगालना है जिनका जवाब अदालत ने दिया। पहला, क्या बैंकों के अपने ही नियम, खासकर रेगुलेशन 56, समय समय पर पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं? ओके। दूसरा, और ये सबसे अहम है, क्या सालों तक पेंशन को एक ही जगह पर स्थिर रखना लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है? और तीसरा, क्या अदालत बैंकों और सरकारों को एक ऐसा फॉर्मूला बनाने पर मजबूर कर सकती है जिससे ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई शुरू किसने की, याचिकाकर्ता कौन थे और उनकी असल तकलीफ क्या थी। देखिए, ये मामला पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुरू किया था। अच्छा, पीएनबी के? जी। और उनकी शिकायत अगर आप देखें तो बहुत सीधी और मानवीय थी। उन्होंने देखा कि जो कर्मचारी अभी वे बैंक में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह हर कुछ साल में द्विपक्षीय समझौतों के जरिए बढ़ जाती है। हाँ, जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उनकी पेंशन, जो उन्होंने सालों की सेवा के बाद कमाई थी, वो दशकों से एक ही आंकड़े पर अटकी हुई थी। यानी एक तरफ सेवारत कर्मचारियों की आय बढ़ रही थी और दूसरी तरफ सेवानिवृत्त लोगों की आय वहीं की वहीं थी, जबकि महंगाई तो दोनों के लिए बढ़ रही थी। ये तो साफ साफ एक खाई बनाने वाली बात है ना? बिल्कुल। और इसी खाई के वजह से उनकी पेंशन की असली कीमत, मतलब उनकी खरीदने की ताकत, साल दर साल कम होती जा रही थी। तो उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई 2 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ी की। पहला था बैंक के अपने ही नियम। अच्छा। उन्होंने बैंक पेंशन रेगुलेशन के नियम 56 का हवाला दिया और कहा कि ये नियम पेंशन को समय समय पर अपडेट करने का अधिकार देता है। तो उन्होंने पहले बैंक के अपने ही नियमों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जाहिर है वहां बात नहीं बनी होगी क्योंकि बैंक शायद इस नियम को अलग तरह से देख रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तब तो उन्हें बड़े मैदान में उतरना पड़ा होगा, मतलब सीधे संविधान के पास। क्या यही हुआ? जी। जब आंतरिक नियमों की दलील पर बहस छिड़ गई तो उन्होंने अपनी लड़ाई को संवैधानिक आधार दिया। उन्होंने 3 बहुत शक्तिशाली अनुच्छेदों का सहारा लिया। कौन-कौन से? पहला, अनुच्छेद 14, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। समानता का अधिकार। हाँ। दूसरा, अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सम्मान के साथ जीने का अधिकार के रूप में की है। और तीसरा, अनुच्छेद 300A, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। पेंशन को संपत्ति कैसे माना गया? ये तो दिलचस्प है। उनका तर्क ये था कि एक कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान अर्जित की गई पेंशन कोई दान या खैरात नहीं है, बल्कि ये उसकी संपत्ति है। अच्छा। और इस संपत्ति को महंगाई के भरोसे धीरे धीरे खत्म होने नहीं दिया जा सकता। तो आप देखिए, समानता, सम्मान और संपत्ति, इन तीनों को मिलाकर उन्होंने एक बहुत मजबूत कानूनी मामला तैयार किया। तो अदालत के सामने ये पूरा मामला था। एक तरफ बैंक के अपने नियम, दूसरी तरफ संविधान के बड़े सवाल। अदालत ने रेगुलेशन 56 को लेकर क्या कहा? क्या उन्होंने बैंकों की ये बात मानी कि ये सिर्फ एक विकल्प है, कोई मजबूरी नहीं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इस फैसले का पहला बड़ा मोड़ आता है। अदालत ने बैंकों के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। किस तर्क को? कि ये नियम सिर्फ एक निष्क्रिय प्रावधान है जो दशकों तक बिना इस्तेमाल के पड़ा रह सकता है। अदालत ने बहुत ही मजबूत भाषा का इस्तेमाल करते हुए इसे एक फॉरवर्ड लुकिंग इनेबलर कहा। फॉरवर्ड लुकिंग इनेबलर यानी एक दूरंदेशी और सक्रिय बनाने वाला प्रावधान। जी। इसका मतलब ये है कि ये नियम भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं। सटीक। अदालत ने साफ किया कि इस नियम का एक मकसद है और वो मकसद है पेंशन को आस्थगित वेतन यानी डिफर्ड वेज के रूप में देखना। डिफर्ड वेज? जी। अदालत ने कहा कि अगर आप सालों तक पेंशन की समीक्षा ही नहीं करेंगे तो आप इस नियम के उद्देश्य को ही नाकाम कर रहे हैं। आस्थगित वेतन, वाह, ये शब्द तो पूरे खेल को ही बदल देता है।
मतलब ये कोई भीख नहीं, बल्कि आपकी ही कमाई है जो आपको बाद में मिल रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। यानी ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये उनका हक है जो उन्होंने सालों पहले कमाया था। इस एक सोच से तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। बात आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। यही इस फैसले का वैचारिक आधार है। पेंशन दान नहीं, अर्जित अधिकार है। हाँ। और अगर आपका अर्जित अधिकार समय के साथ अपनी कीमत खो दे, तो वो अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाता है, हकीकत में नहीं। अदालत ने कहा कि संस्था की ये जिम्मेदारी है कि वो इस अर्जित अधिकार के मूल्य को बनाए रखे। और इसी सोच से जुड़कर फिर मौलिक अधिकारों का सवाल और भी मजबूत हो जाता है। हाँ। अगर ये एक अर्जित अधिकार है तो फिर इसमें भेदभाव कैसे हो सकता है? सही सवाल है। अदालत ने अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के उल्लंघन को कैसे देखा? यहाँ अदालत ने एक बहुत ही अजीब विसंगति पकड़ी। उन्होंने पाया कि 2002 से पहले रिटायर हुए लोगों और 2002 के बाद रिटायर हुए लोगों के लिए महंगाई राहत यानी डीएनएस रिलीफ की गणना का फॉर्मूला वो अलग-अलग था। अच्छा। नतीजा ये था कि पुराने पेंशन भोगियों को नए पेंशन भोगियों की तुलना में कम राहत मिल रही थी, जबकि महंगाई की मार तो सब पर एक जैसी पड़ रही थी। लेकिन इसका कोई कारण तो होगा, बैंक ने कोई तर्क तो दिया होगा इस भेदभाव का। उन्होंने तर्क देने की कोशिश की, लेकिन अदालत को उसमें कोई दम नहीं दिखा। अदालत ने कहा कि इस भेदभाव के पीछे कोई इंटेलिजिबल फॉर्मूला या कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। ये बस एक मनमानी तारीख तय कर दी गई थी। तो इसे सीधे सीधे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया। हाँ, ये साफ तौर पर दो वर्गों के बीच कृत्रिम बंटवारा था। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन तो साबित हो गया, लेकिन अब आते उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है, अनुच्छेद 21 यानी सम्मान से जीने का अधिकार। यहाँ अदालत ने क्या पाया? और यहीं पर यह फैसला एक कानूनी दस्तावेज से कहीं ज्यादा एक मानवीय दस्तावेज बन जाता है। अदालत ने सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं की, उन्होंने आंकड़ों की गहराई में उतरकर विश्लेषण किया। अच्छा। और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। अदालत ने पाया कि पेंशन अपडेट ना होने की वजह से कई बैंक पेंशन भोगियों की वास्तविक आय, मतलब उनकी खरीदने की शक्ति में पिछले कुछ दशकों में 80% से ज्यादा की गिरावट आई थी। एक मिनट, 80%? ये तो अविश्वसनीय है। जी, 80%। ये कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये तो किसी की पूरी दुनिया को उलटने जैसा है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति रिटायरमेंट के समय 100 रुपए का सामान खरीद सकता था, अब वो सिर्फ 20 रुपए का सामान खरीद पा रहा है। बिल्कुल, 80% गिरावट का मतलब है कि जो पेंशन भोगी 25 साल पहले 10,000 रुपए में अपना घर चला लेता था, आज उसकी पेंशन की असली कीमत सिर्फ 2,000 रुपए रह गई है। बाप रे। दवाइयाँ, किराया, जरूरी सामान, सब कुछ उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये हजारों लोगों की गरिमा और उनके सम्मान से जीने के अधिकार पर सीधा हमला था। और अदालत ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। बहुत ज्यादा। और यही इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि अपने फैसले के साथ चार्ट और परिशिष्ट भी जोड़े। अच्छा, चार्ट्स भी? हाँ, जिससे ये साबित हो सके कि ये वित्तीय क्षरण कितना व्यापक और गहरा था। इन चार्ट्स ने साफ दिखाया कि समय के साथ पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच की खाई कितनी भयावह हो चुकी थी। तो इससे ये साबित हो गया कि ये सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट था। बिल्कुल। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। रेगुलेशन 56 को एक सक्रिय नियम माना गया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन साबित हुआ और 80% की गिरावट का ठोस डेटा भी अदालत के सामने था। ऐसे में तो सीधा साधा समाधान यही लगता है कि अदालत तुरंत सारा बकाया पैसा देने का आदेश दे देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? और यहीं पर अदालत की रणनीतिक सूझबूझ और कह सकते हैं दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग? जी, अदालत ने तत्काल भुगतान का आदेश, जिसे कानूनी भाषा में मैंडेमस कहते हैं, जारी नहीं किया। वे इस बात को समझते थे कि अगर देश के सभी सरकारी बैंकों को अचानक से दशकों का बकाया चुकाने का आदेश दिया जाता, तो उन पर अरबों रुपए का वित्तीय बोझ आ सकता था, जिससे उनकी स्थिरता पर भी असर पड़ सकता था। सही बात है। जी, तो अगर उन्होंने सीधा पैसा देने का हुक्म नहीं दिया, तो फिर समाधान क्या निकाला? उन्होंने पेंशन भोगियों को राहत कैसे दी? उन्होंने मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने और एक तालाब बनाने का आदेश दिया। वाह, ये तो अच्छी उपमा है। मतलब एक मुश्त भुगतान का आदेश देने के बजाय उन्होंने एक स्थायी प्रणाली बनाने का आदेश दिया, ताकि ये समस्या भविष्य में फिर कभी खड़ी ना हो। कैसी प्रणाली? उन्होंने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA),
पीएनबी और वित्तीय सेवा विभाग को 3 महीने के भीतर एक समिति बनाने का निर्देश दिया। और इस समिति में कौन लोग होंगे? क्या ये सिर्फ बैंक के अधिकारी होंगे? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अदालत ने ये अनिवार्य कर दिया कि इस समिति में बीमांकिक विशेषज्ञ यानी एक्चुरियल एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए। एक्चुअरीज, अच्छा, ये वही लोग होते हैं ना जो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए हिसाब लगाते हैं कि भविष्य में कितना क्लेम आ सकता है या प्रीमियम कितना होना चाहिए। सही पकड़ा आपने। तो यहाँ भी इनका काम भविष्य का हिसाब लगाना ही है कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बने जो 20 साल बाद भी बैंक को दिवालिया ना करे और पेंशन भोगी को भी सही पैसा दे। आपने बिल्कुल सही समझा। एक्चुअरीज वित्तीय जोखिम और लंबी अवधि के अनुमानों के विशेषज्ञ होते हैं। उनका काम ही यही है कि वो एक ऐसा टिकाऊ और समानता आधारित पेंशन ढांचा तैयार करें जो पेंशन के आस्थगित वेतन वाले सिद्धांत को बनाए रखे। अदालत ने एक तरह से कहा, हमने संवैधानिक जरूरत स्थापित कर दी है, ये आपका अधिकार है, ये हमने बता दिया है। अब आप विशेषज्ञ मिलकर इसका तंत्र तैयार करें, लेकिन हमारी निगरानी में। निगरानी, इसका मतलब अदालत इस मामले को यहीं छोड़ नहीं रही है, वो इस पर नजर भी रखेगी। जी हाँ, और ये इस फैसले को और भी खास बनाता है। उन्होंने सिर्फ आदेश देकर मामला खत्म नहीं किया। तो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और 15 जनवरी 2025 को मामले की निगरानी करने के लिए अगली तारीख भी तय की है। अच्छा, तारीख भी दे दी। जी, ये दिखाता है कि अदालत सिर्फ एक सैद्धांतिक फैसला नहीं बल्कि एक व्यवहारिक और जमीनी परिणाम चाहती है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके फैसले को सही भावना से लागू किया जाए। ये वाकई एक बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक नजरिया है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अदालत ने जब ये प्रणाली बनाने का आदेश दिया तो क्या उनके पास कोई उदाहरण था कि ऐसा करना संभव भी है? हाँ, क्योंकि बैंकों का पहला तर्क तो हमेशा यही होता है कि ये बहुत जटिल है या वित्तीय रूप से संभव नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इस फैसले के एक और शानदार पहलू को उजागर करता है। अदालत के पास एक बहुत मजबूत मिसाल थी। क्या थी वो? 2030 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा एक मामला। उस केस से ये साफ हो गया था कि आरबीआई पहले से ही समय समय पर अपनी पेंशन को अपडेट कर रहा है। अच्छा, तो ये तो एक तरह से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया। यानी ये साबित हो गया कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के अंदर ही ऐसा करना संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, इस एक मिसाल ने बैंकों के उस तर्क की हवा निकाल दी कि ये असंभव है। अगर देश का केंद्रीय बैंक, जो कि वित्तीय स्थिरता का सबसे बड़ा प्रहरी है, अपनी वित्तीय व्यवस्था को संभाले हुए पेंशन अपडेट कर सकता है, तो ये तर्क देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दूसरे सरकारी बैंक ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट, आरबीआई तो देश का सेंट्रल बैंक है। उसकी वित्तीय हकीकत और पीएनबी जैसे कमर्शियल बैंक की हकीकत में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। अदालत ने इस पर कुछ कहा? हाँ, अदालत ने भी इस पर ध्यान दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पीएनबी को हूबहू आरबीआई के मॉडल की नकल करनी है। तो फिर? बल्कि उन्होंने आरबीआई के उदाहरण का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि पेंशन अपडेशन का सिद्धांत संभव और व्यवहारिक है। संदेश ये था कि अगर एक वित्तीय संस्था रास्ता निकाल सकती है तो दूसरी भी निकाल सकती है। अच्छा, तो आरबीआई का मॉडल एक शुरुआती बिंदु है, एक प्रेरणा है। जी, ना कि एक अंतिम समाधान जिसे कॉपी पेस्ट करना है। इसीलिए तो उन्होंने एक्चुअरीज के साथ एक नई समिति बनाने को कहा, जो पीएनबी जैसे बैंकों की खास वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर एक नया अनुकूलित मॉडल बनाए। समझ गए। तो ये कानूनी रूप से एक बहुत ही चतुर कदम था। इसने बैंकों के सबसे बड़े बहाने को ही खत्म कर दिया और उन्हें समाधान खोजने के लिए मजबूर कर दिया। सही कहा। इसने अदालत को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे पेंशन भोगियों के अधिकारों और बैंकों की वित्तीय हकीकतों के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। ये समस्या की जड़ पर वार करता है, ना कि सिर्फ लक्षणों पर। तो इस पूरी गहन पड़ताल को अगर हम संक्षेप में देखें, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेगुलेशन 56 को एक सोए हुए नियम की जगह एक सक्रिय अधिकार माना। उन्होंने ये स्थापित किया कि पेंशन भोगियों की खरीदने की शक्ति में 80% की भारी गिरावट अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार का सीधा हनन है। जी। और समाधान के तौर पर एक मुश्त भुगतान के भारी भरकम आदेश के बजाय उन्होंने विशेषज्ञों की एक निगरानी युक्त प्रणाली बनाने का आदेश दिया, जिसके लिए आरबीआई एक सफल उदाहरण के तौर पर मौजूद है। बिल्कुल सही सारांश है। और अंत में ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर आगे विचार करना होगा। क्या सवाल? अदालत ने आरबीआई मॉडल को एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके ये तो साबित कर दिया कि पेंशन अपडेट करना संभव है। उन्होंने क्या और क्यों का जवाब दे दिया है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। बैंक कैसे का जवाब ढूंढते हैं।
क्या वो इस फैसले की भावना को अपनाते हुए एक स्थायी और न्यायपूर्ण प्रणाली बनाते हैं, या फिर वे हमारे पास पैसे नहीं है कि पुराने बहाने के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं? यही आगे की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कानूनी चुनौती होगी। और इसका जवाब हमें जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। जी, 15 जनवरी 2025 को जब अदालत इस मामले को दोबारा देखेगी, तब हमें इसका पहला जवाब मिलना शुरू होगा।